यदि 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के अंक में मिल जाती है, जैसे 8, अब ये सम संख्या बनेगी क्योंकि इसकी इकाई का अंक जो है वो हमारा 2 है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन वीक में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, पार्ट बेसिक मैथ स्टार्टिंग का पार्ट 1। तो दोस्तों इस पार्ट 1 में मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 1 का चैप्टर 1 हमारा जो स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 1 हमारा है परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक या पूर्णांक की संख्याएं क्या क्या होती हैं, ये सब दोस्तों मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए एक विशेष संख्या की आवश्यकता होती है, जिसे हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों पहले ही हमारी जो संख्या वो है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। दोस्तों हमारी ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्या जिनसे वस्तुओं की गणना की जा सके, वस्तुओं को गिना जा सके, ये भी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ये तो कोई भी संख्या हम गिनेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक, तो सभी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। और प्राकृतिक संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, इनके समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों देखिए, वे संख्या जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है, इनके समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। n से मतलब इन n बराबर हमारी होगी, n बराबर, देखो दोस्तों हमारी जो 0 होगी वो है प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोई भी वस्तु हम गिनते तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 5 से इन्फिनिटी तक कोई भी वस्तु होगी वो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोस्तों अनंत तक होगी। ये होता है हमारा इन्फिनिटी का चिन्ह, अनंत। यानी इसका मतलब है जो संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप एक शब्द में यह याद रखिए कि जो भी संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होगी इन्फिनिटी तक और धनात्मक होती है। सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती हैं। तो इसमें आप चाहें तो नोट करके ये भी लिख सकते हैं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती हैं। दोस्तों सभी प्राकृतिक संख्या हमारी धनात्मक होती हैं। दोस्तों हमारी है अगली पूर्ण संख्या है, मतलब होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? जब प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को भी सम्मिलित कर लें, जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी ऐड कर लेंगे, 0 सब गणना करना स्टार्ट कर देंगे तो वह पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे दोस्तों जब प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित किया जाता है तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और इनके समुच्चय को W से, इसका पहला अक्षर होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं तो W, इनके समुच्चय को W से निरूपित करते हैं, W से। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे W = 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक दोस्तों हम ये दर्शा देंगे। तो जब हमारी प्राकृतिक संख्या में हम 0 को भी ऐड कर दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाएंगी। अब दोस्तों इसके बाद हमारी आती है पूर्णांक संख्या। तो चलिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आगे बताता हूँ आपको। दोस्तों फिर इसके बाद है पूर्ण संख्याओं के बाद हमारी आती है पूर्णांक संख्या। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या और शून्य को भी जोड़ लें, प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य और ऋणात्मक संख्या को जोड़ लें तो वह पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। और इसके समुच्चय को i से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं में उनकी ऋणात्मक संख्या और शून्य को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं तथा इनके समुच्चय को i से प्रदर्शित करती हैं। अब दोस्तों जैसे हमारी -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, 0 हो, 1, 2, 3 मतलब कि जितनी भी संख्या होती हैं लगभग हमारी माइनस और प्लस में सभी पूर्णांक संख्या होती हैं। माइनस में हो चाहे प्लस में हो चाहे 0 हो, 0 भी हमारी पूर्णांक संख्याओं में आ जाती है। एग्जाम्पल में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेके 0 ... प्लस इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्या होती है वो सारी पूर्णांक संख्या होती है। दोस्तों अब आप कहोगे सारी पूर्णांक संख्या ये होती है तो हमारी पूर्णांक संख्या कौन सी नहीं होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो भी हमारी संख्या पॉइंटों में आती है, जैसे 3.5 हो गए, 4.6 हो गई, ये हमारी पूर्णांक संख्या नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंटों में दशमलव वाली संख्या होती है, वो हमारी पूर्णांक संख्या नहीं होती है। दोस्तों पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक।
धन पूर्णांक वे होते हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में, जब हम प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है उन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं, और जो प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक होती हैं उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। और जो हमारा शून्य होता है 0, वो ना धन पूर्णांक है और ना ऋण पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक संख्या जरूर है और धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक में से नहीं है। जैसे हमारे पूर्णांक निम्न 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। प्राकृतिक संख्याओं की धनात्मक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की जैसे जो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिट तक। इन्फिनिट मतलब अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी धन पूर्णांक होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आई से इनके समुच्चय को आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आई बराबर हो गई, ये आई बराबर होगा, ये संख्या हमारी आई बराबर होगी। और धन पूर्णांक के समुच्चय को आई पॉजिटिव से, आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं, आई प्लस से, आई प्लस इक्वल टू होगी ये संख्या हमारी प्लस इन्फिनिट तक। दोस्तों हमारे ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्या को हम ऋण पूर्णांक कहते हैं, और इनके समुच्चय को आई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं आई माइनस इक्वल टू माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, मतलब डॉट जितने भी माइनस के इन्फिनिट तक, माइनस के इन्फिनिट तक जितनी भी संख्या होती है हमारी सारी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और जो दोस्तों हमारा 0 होता है, जो हमारा शून्य होता है, शून्य यानी जो 0 है, 0 को हम शून्य भी कहते हैं, शून्य ना धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक, लेकिन पूर्ण संख्या अवश्य। तो दोस्तों जो हमारा शून्य वो ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक। अब दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूँ। अगला देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याओं के बाद हमारी आती है सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिनमें जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। बे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाती है, और बे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। तो हमारी सम संख्या बे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल में 4 है, 16 है, 18 है, कोई सी भी संख्या ले लीजिए आप, 240 है, 12,350 है, कोई सी भी संख्या और ले लीजिए। अब दोस्तों आप कहोगे 12,350 मैंने कैसे पहचान ली? ये सम संख्या है, बे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। दोस्तों 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब है जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाए। जैसे हमारा 16 है, उसमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा, 2 8 16, 8 बार पूरी कैंसिल हो रही हैं ये। ऐसे ही हमारी जो 4 है, ये 2 से पूरी 2 बार जा रही है, 2 दूनी 4। ये 18 भी पूरी कट रही है 2 से, तो 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब है भाग पूरा चला जाना। अब दोस्तों मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता दूंगा कैसे पहचानोगे कि ये सम संख्या है विषम संख्या। कितनी भी बड़ी संख्या हो आप पहचान लोगे कि ये सम संख्या विषम संख्या है। तो उसकी ट्रिक ये है, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक, किसी संख्या की इकाई का अंक, आप बोल सकते हैं किसी संख्या का पीछे वाला जो अंक है, पीछे वाला अंक होता है जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक है, यदि 0 2 4 6 8, इन 5 संख्याओं में से यदि कोई भी हमारी संख्या इकाई के अंक में मिल जाती है, जैसे 8 किसी संख्या के पीछे मिल जाए तो वह सम संख्या हो जाती है। 2 4 6 8 10 12 14 ये हमारी सारी सम संख्याएं हैं। क्यों? यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 8 6 4 2 0 मिल जाए, किसी संख्या की इकाई का अंक, जैसे कोई सी संख्या आप लिख लीजिए, अब आप इसके पीछे 2 लगा दीजिए, अब ये सम संख्या बन गई क्योंकि इसकी इकाई का अंक जो है वो हमारा 2 है। देख लीजिए ये 2 वाला जो, यदि ये संख्या किसी इकाई के अंक में मिल जाए, प्राप्त हो जाए, यदि किसी भी इकाई के अंक में 2 2 4 6 8 0 किसी भी संख्या की इकाई के अंक में प्राप्त हो जाए तो वह संख्या सम संख्या बन जाती है। और दोस्तों विषम संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे जिन संख्याओं जो 2 से पूरी भाग नहीं है, जिस वे संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15। दोस्तों इसी प्रकार से डॉट अनंत तक हो जाएंगे ये। इसकी भी एक ट्रिक है, क्या? जिन संख्याओं के पीछे 1 3 5 7 9, जिन संख्याओं की इकाई का अंक 1 3 5 7 9 मिल जाए, हमें प्राप्त हो जाए, कौन सा? 1 3 5 7 9। यदि इन पांचों में से कोई भी एक संख्या मिल जाती है इकाई के अंक में तो वह विषम संख्या कहलाएगी। जैसे आप लिख लीजिए 2 0
0 8 3 5 0। अब यदि इसके पीछे भी 0 है, ये हमारी सम संख्या है, और इसके पीछे हम 1 लगा देंगे विषम संख्या बन जाएगी, 2 लगा देंगे सम संख्या बन जाएगी, 3 लगा देंगे विषम, 4 लगा देंगे सम और 5 लगा देंगे विषम। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या पूरी विषम बन गई। दोस्तों आई होप आपको सम और विषम संख्या समझ में आ गई। अब दोस्तों इसके बाद हमारे आती है सम और विषम के बाद अभाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य। अभाज्य कौन सी होती है? वे संख्या जिनका एक के अतिरिक्त, वे संख्या जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, या वे संख्या जो स्वयं से भाग जाए, वे संख्या जिनमें स्वयं का भाग जाए, तो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या आप इसकी 2 प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं आप कि वे संख्या जो स्वयं से डिवाइड हो, स्वयं से भागती जाए, केवल स्वयं से ही भाग जाए। और एक तो दोस्तों सबका भाग होता ही है। किसी भी संख्या को आप लिख लीजिए, जैसे हम कोई भी संख्या लिख लें, 5 लिख लें, इसके नीचे एक तो सबके नीचे होता ही है। तो एक के अतिरिक्त वह संख्या जो एक के अतिरिक्त स्वयं से ही भागित हो, विभाजित हो, वे संख्या जो एक के अतिरिक्त स्वयं से ही विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। मैं आपको बता दूं अभाज्य संख्या कौन सी होती है। जैसे हमारा एग्जाम्पल में ले लीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा दोस्तों। आप कहोगे कि हम सर 5 9 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। क्यों? 9 3 से भागित हो जाएगी, 3 3 का 9, 9 में 3 का भाग चला जाएगा, 11 है दोस्तों, 11 है, 11 के बाद हमारा 13 आ जाएगा, 15 नहीं होगा। दोस्तों अभाज्य संख्या केवल 2 ही सम मिलेगी, बाकी की सब अभाज्य संख्या विषम ही होगी। ये इसकी और पहचान है। सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या है वो है 2। याद रखना आप दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है हमारी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और बाकी की सब विषम अभाज्य मिलेंगी हमें। केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या अभाज्य है जो 2 है, केवल 2 ही सम संख्या है और अभाज्य है, बाकी की सभी हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। अब आप विषम के ही बारे में सोचिए, ना कि सम के बारे में। 2 के बाद आप विषम के बारे में सोचते चलिए और लिखते जाइए। 13 के बाद आप 17 लिख सकते हैं, 19 है, 23 है, 23 के बाद हमारे 29 आ जाएंगे। दोस्तों आप इस प्रकार से डॉट डॉट करके खुद भी बना के लिख सकते हैं, खुद भी सोच समझ के लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्या। वे संख्या जिनका एक के अतिरिक्त, वे संख्या जिनका एक के अतिरिक्त 2 अन्य गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। एक तो दोस्तों सबके गुणनखंड होते ही होते हैं, जैसे हमारा 5 का भी एक है गुणनखंड दोस्तों, एक तो सबका होता ही होता है। 6 का भी हमारा एक होगा। कोई भी संख्या हो सबका 1 तो मिलेगा ही, लेकिन एक के अतिरिक्त 2 अन्य गुणनखंड और मिल जाए। गुणनखंड तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, लासा और मासा जब आप करते होंगे तो इस प्रकार से फैक्टर काट के गुणनखंड करते होंगे। तो ये दोस्तों हमारी भाज्य संख्या है। दोस्तों आप एक शब्दों में समझ सकते हैं भाज्य संख्या कौन सी होती है। वे संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए, भाज्य संख्या कहलाएगी। किसी भी संख्या का यदि भाग चला जाता है, यदि सम होगी तो वह भाज्य संख्या होगी, और अगर हमारी विषम होगी तो विषम में भी कुछ संख्याएं जो हमारी भाज्य हैं और अभाज्य दोनों प्रकार की हैं। तो दोस्तों अब चलिए इसे हम मिटा देते हैं, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी की अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको भाज्य संख्याएं लिखकर दिखा दी हैं। वे संख्या जिनका एक व स्वयं का अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो, एक और गुणनखंड हो, और एक ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। ये आपको दोस्तों याद रखना होगा। एक ना हमारी वन जो हमारी संख्या है वो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो देखिए दोस्तों भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका एक के अतिरिक्त और अन्य 2 गुणनखंड हो। जैसे हमारी यहाँ पे आ जाएंगे 4 ले लीजिए, 4 एग्जाम्पल में 4 6 8 9 12 15। दोस्तों आप इस प्रकार से भाज्य संख्या जिनमें 2 का भाग चला जाए, ऐसा मान 2 जरूरी नहीं दोस्तों आपको 2 का ही जाए। तो भाज्य संख्या ये वो संख्या होती है जिनका एक के अतिरिक्त और 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड तो दोस्तों आप जानते ही होंगे। जैसे हमारे 15 के गुणनखंड यदि हम निकालेंगे तो हमारे आ जाएंगे, ये देखिए 2 गुणनखंड आ गए, 3 और 5 2 गुणनखंड आ गए। तो इसके 3 गुणा 5 2 गुणनखंड आ गए 15 के। 9 के भी निकल आएंगे, 6 के भी, 8 के भी। दोस्तों हमारी भाज्य संख्या होने के लिए यह जरूरी नहीं कि वह संख्या विषम हो। दोस्तों हमारी विषम हो या सम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस किसी संख्या से वह डिवाइड हो जाए, किसी संख्या का उसमें भाग चला जाए तो भाज्य संख्या हो जाएगी, वह संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे भाज्य संख्या कौन सी होती हैं। यहाँ से दोस्तों अनंत तक आप चाहे जितनी भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारी आती हैं
अगले नंबर पे जो हमारी संख्या वो है सहभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, हमारी सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी दो या अधिक प्राकृतिक संख्या, दो हो या अधिक प्राकृतिक संख्याएं हो जिसका एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों, सहभाज्य संख्याएं भी होना आवश्यक नहीं है कि हमारी विषम संख्याएं ही हो। जैसे पहले आप समझ लीजिए सहभाज्य संख्या कैसी हो, जैसे 2,3, एग्जाम्पल में 2,3 ये हमारी सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। 5,6, 5,7 ये संख्या हमारी हो जाएंगी सहभाज्य संख्याएं। 5,6 ले लीजिए, 4,5 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए, 4,5 दोस्तों ये हमारी सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें सम भी है विषम भी है। 6,9 नहीं होगी दोस्तों, इसमें दो एक के अतिरिक्त और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएंगे। यहाँ पे 6,11 लिख सकते हैं। दोस्तों ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है वो मैं आपको बता दूं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है इनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य मासा ना आए। जैसे हम 2 और 3 के मासा निकाले तो 2 गुणा 1, इसके 2 के जब हम फैक्टर काटेंगे तो 2 गुणा 1 आ जाएंगे, और जब 3 के हम फैक्टर काटेंगे तो 3 गुणा 1 आ जाएंगे। तो इसका जब मासा आएगा, हमारा जो मासा HCF आएगा, मासा को हम HCF भी बोलते हैं, HCF आएगा वो हमारा आएगा 1। तो देखिए दोस्तों 1 ही आया इनका, 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, मतलब केवल 1 ही आया। जैसे हम इनका भी जब फैक्टर काटेंगे तो 1 आएगा, इनका भी फैक्टर काटेंगे 1 आएगा, इनका भी फैक्टर काटेंगे तो 1 ही आएगा हमारा मासा। जो मासा होगा वो हमारा 1 ही आएगा। यदि हमारा मासा कोई अन्य संख्या भी आती है तो वह सहभाज्य संख्या नहीं होगी। मासा यदि हमारी कोई इसमें 2 जैसे मिल जाए, जैसा भी हम लिख दें यहाँ पे 16,18, ये दोस्तों हमारी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब हम इनके फैक्टर काटेंगे 18 देखिए दोस्तों, जब हम मासा निकालते हैं तो अलग अलग फैक्टर काटते हैं। दिखा देता हूँ, 2 गुणा, ये देखिए दोस्तों 4 बार फैक्टर कट जाएंगे। और जब हम 18 के फैक्टर काटेंगे तो 2 गुणा 3 इस टाइप से दोस्तों आ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो 1 तो सब में मिलता ही है, 1 तो रह ही है हमारा ये, मगर 1 के अतिरिक्त ये देखिए दोस्तों हमारे 2 और मिल रहे हैं, तो इसका मासा आएगा 2 गुणा 1। ये 2 गुणा 1 मतलब इसमें 2 और मिल गया, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। यदि ये इसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कोई और भी मासा मिल जाता तो वह हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है, और केवल 1 ही उसका मासा मिलेगा हमारा। 2 संख्याएं दोस्तों हम देखते हैं सहभाज्य संख्या है, 2 संख्याओं के बीच में से निकालते हैं तो हमारी जैसे 5 और 6 ये सहभाज्य संख्या हो जाएगी। 1 और 11 सहभाज्य संख्या हो जाएगी। और यदि हमारी 18 और 16 ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि उसका मासा 2 भी और आ रहा है, 2 मासा और आ रहा है 1 के अतिरिक्त। तो आई होप आपको दोस्तों ये सहभाज्य संख्या समझ में आ गई होंगी। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसके लिए मैं आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये पहला चैप्टर जो हमारा परिमेय संख्या है वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम आपको परिमेय और अपरिमेय, इसके बाद हेडिंग जो आएगी हमारी वो आएगी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और परिमेय और अपरिमेय संख्या के बाद आती है हमारी वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के बाद हमारी आएगी वास्तविक संख्या। तो उसके बाद हमारी विभाज्यता की जांच आएगी कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, कौन सी संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, कैसे होती है, उसकी क्या ट्रिक है। 5 से हम काट देते हैं, जैसे फैक्टर 5 से काट देते हैं, कैसे ये डिवाइड हो जाती है। उसके बाद विभाज्यता की जांच। तो 3 पार्ट में ये चैप्टर 1 में पूरा क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों यदि वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और इसका पार्ट 2 में बहुत जल्द बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।